हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में जनरल साइंस से फिजिक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं सभी। देखिए, हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को जरूर देख लें। उन क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि वर्षा की बूंद का आकार किस कारण से गोलाकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं श्यानता, गुरुत्व, प्रत्यास्था और पृष्ठ तनाव। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। तो किस कारण से फैलती है। यहाँ पर ऑप्शन है तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी कारण से तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, पानी में मिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेती है। किस ऊर्जा में बदलती है। यहाँ पर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चलती हुई कार, ऑप्शन बी एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ऑप्शन सी संपीड़ित स्प्रिंग या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिस संपीड़ित स्प्रिंग। देखिए, संपीड़ित स्प्रिंग ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है और बाकी जो ऑप्शन है चलती हुई कार ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है और ऑप्शन बी भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति या आवर्ती गति। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती गति। देखिए, झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती गति होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्न में से किस मिश्रण को फनल या कीप के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है अल्कोहल और पानी, नमक और पानी, तेल और पानी या फिर अल्कोहल में आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल और पानी इनको फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपको बताया गया है पहले प्रश्न में। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, यह क्लास जो आपको कराई जा रही है आपके आरआरबी के अलावा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है जब लिफ्ट जा रही हो। यहाँ पर ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे या फिर समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति के साथ नीचे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी भी व्यक्ति का भार जो लिफ्ट में हो यानी नीचे की तरफ लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है तो वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके विपरीत पूछा जाए कि प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से अधिक कब प्रतीत होता है तो वो होगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जा रही हो। तो ध्यान रखेंगे आप। अब प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए
इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी भार और द्रव्यमान समान रहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान सेम रहता है। आपको ध्यान रखना है, जो किसी भी पत्थर या पिंड उसका मास सेम रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, ऑप्शन डी विसरण। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। देखिए, वॉशिंग मशीन ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर कि कोई साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह, यहाँ पर बताना है कौन सा सही ऑप्शन है, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, या फिर ऑप्शन सी आगे की ओर झुकता है, या ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह अंदर की तरफ झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि इनमें से किस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और समतोत्तल दर्पण। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर सही आंसर है। देखिए, कॉनकेव मिरर की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस, या फिर समान मोटाई का लेंस। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, किस कारण से होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जब होता है तभी इंद्रधनुष बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड और टंगस्टन। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण के दिन, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। देखिए, चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन और न्यूटन। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज ये चैडविक ने की थी, तो यहाँ पर चैडविक आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। देखिए, आप इस क्लास को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फैराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम के नियम और ऑप्शन डी फ्लेमिंग के नियम। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है यहाँ पर फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर ए।
विद्युत मोटर ये फैराडे के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए कहीं भी खतरों के निशान के लिए लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो किस कारण से किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, ऑप्शन सी इसका रासायनिक प्रभाव सबसे कम होता है, ऑप्शन डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण से लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आप प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन उत्तल लेंस के आवर्धन के लिए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए हैं m इक्वल टू वी यू अपॉन वी, ऑप्शन बी m इक्वल टू वी अपॉन यू, ऑप्शन सी m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये ऑप्शन डी m इक्वल टू माइनस यू अपॉन एम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी m इक्वल टू वी अपॉन यू, ये उत्तल लेंस के आवर्धन के लिए सही सूत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा गया है कि वेग किस प्रकार की राशि है। तो आपको बताना है कि वेग किस प्रकार की राशि है। यहाँ पर ऑप्शन है सदिश, अदिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए वेग ये सदिश राशि है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पर पूछा गया है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, या ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फेदोमीटर का उपयोग ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश। तो बताना है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। भार के बराबर, घनत्व के बराबर, आयतन के बराबर, या ऑप्शन डी पृष्ठभाग के बराबर। तो प्रश्न नंबर 24 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। तो आपका ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि बल निम्न में से किसका गुणनफल है। यहाँ पर ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। F इक्वल टू एम इंटू ए, आपको ध्यान होगा F इक्वल टू एम ए। तो इससे यहाँ पर इसका देखिए आप मात्रक पर ध्यान रखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन भी होता है बल का मात्रक, तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।